नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कमांडेंट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का हीट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक फ्रेश वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कमांडेंट डिफेंस एकेडमी ने एक ये पहल की है कि जो हमारी देश दुनिया में चल रहा है, जो हीट टॉपिक रनिंग है, उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस हिट होते हैं, जिस भी फॉर्मेट में एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, उसको स्टूडेंट तक सबसे पहले पहुंचाया जाए। तो इसी पहल में आज का टॉपिक आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हमारी वॉल पे लगा हुआ है। तो आज हम G20 के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हीट टॉपिक है। साथ ही साथ न्यूज़पेपर में बना हुआ है, मैगजीन उठा लो, मैगजीन में बना हुआ है। कोई भी अगर आप न्यूज़ चैनल उठा लो तो उस पे G20 के बारे में चर्चा हो रही है। तो हम भी इसकी हिस्ट्री से लेके आज करंट तक हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो भी इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर प्रीवियसली कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को देखेंगे हम। देखेंगे कि क्या पैटर्न है, किस पैटर्न पे क्वेश्चंस हिट हो रहे हैं, एग्जाम्स की क्या डिमांड है। तो इस फॉर्मेट में इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को आज स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे। टॉपिक आप सब लोगों के सामने है G20। बट इसको शुरू करने से पहले, अगर आप सभी लोग किसी भी प्रकार के डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं कमांडेंट डिफेंस एकेडमी से। आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस सब की डिटेल आप सभी लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम दिन प्रतिदिन आप लोगों के लिए जीएस से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, हीट टॉपिक से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में हिट करते हैं, उस प्रकार की वीडियोस आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम पे भी जुड़ सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट आपके मन में आता है, तो आप सभी लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी अपनी मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है त्रिपाठी अंशुल _। अगर आप लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे। और ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, जहां पर इस सेशन के अपलोड होते ही मैं ये सेशन की पीडीएफ, जो ये पीपीटी में बनाता हूँ, उसको अपलोड कर देता हूँ। तो आप सभी लोगों को इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है। तो देर किए बिना हम इस सेशन को शुरू करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। धीरे धीरे हम डेप्थ में जाएंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे कि G20 आखिर शुरुआत क्यों हुई है, इसका रीजन क्या था, किन परिस्थितियों में इस ग्रुपिंग का निर्माण हुआ था, जो बेसिक अथॉरिटी थी कौन सी थी। तो शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक का सबसे डिटेल्ड और सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है हमारे पास इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, ये पूरी वीडियो इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के इर्द गिर्द ही घूमेगी। ठीक है, क्योंकि बेसिकली G20 जो ग्रुपिंग था, इसका ओरिजिन का कारण ही यही था, इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, तो आप ये कीवर्ड अंडरलाइन कर लीजिएगा, आप इस कीवर्ड को ध्यान में रखिएगा, ताकि आपको ये टॉपिक समझने पे क्या हो, आसानी हो। तो चलो हम बैकग्राउंड स्टार्ट करते हैं। G20 जो ग्रुपिंग है, उसके फॉर्मेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले G7 जो ग्रुपिंग थी उसको समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली G7 डेवलप्ड कंट्रीज जो है हमारे पास, डेवलप्ड कंट्रीज आज की डेट में उनकी ग्रुपिंग है। लेकिन इन कंट्रीज का भी फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये जानना भी जरूरी है। तो हम क्रक्स पकड़ते हैं इसका। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, हम बैकग्राउंड में जाएं। 1970 की बात है। ठीक है, 1970s के दशक में, और यहां से टाइम पीरियड शुरू हुआ 1973। 1973 को हम याद इसलिए करते हैं क्योंकि ऑयल क्राइसिस हुआ था। यहाँ पे ऑयल क्राइसिस क्या हुआ था, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली हुआ क्या था कि जो हमारे पास अरबिक कंट्रीज हैं, ये अरब कंट्रीज हैं जो मुख्यतः तेल उत्पादक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो भी कंट्री इजराइल का समर्थन करती है, जो भी कंट्री इजराइल के समर्थन में है, हम उस कंट्री को तेल बेचना, ऑयल बेचना
बंद कर देंगे, हम उनको बेचेंगे ही नहीं। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? जो कंट्रीज, अरेबिक कंट्रीज, जो अरेबियन कंट्रीज बेसिकली तेल उत्पादक है, उन्होंने ये कहा कि इजराइल से जिस भी कंट्री के संबंध है, इजराइल को जो भी कंट्री सपोर्ट कर रही है, हम उस कंट्री को तेल बेचेंगे ही नहीं। ठीक, अब इससे दिक्कत क्या आई? इससे ये दिक्कत आई कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है, ये बेसिकली मिडिल ईस्ट, जो कि अरेबिक कंट्रीज हैं, उन पे डिपेंड करते हैं तेल के लिए। इन कंट्रीज का धंधा पानी चलता है यहां से जब ये तेल परचेज करते थे, ठीक है, लेकिन ये सपोर्ट में थे इजराइल के, तो इसलिए अरेबियन कंट्रीज ने वेस्टर्न कंट्रीज को तेल बेचने से मना कर दिया। इन्होंने कहा हम नहीं देंगे आपको तेल। ठीक, और जैसे ही इन्होंने तेल बेचने से मना किया, इनकी जो इकोनॉमी थी, इनकी जो रेलगाड़ी थी, वो पटरी से उतर गई और यहां पे हो गया इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस। धीरे धीरे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ तो हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी, जनता भूखी मरने लगी, ठीक है, जनता को परेशानी होने लगी। एक इजराइल का समर्थन करने के लिए, एक इजराइल का सपोर्ट करने के लिए आपने ये देखा कि वेस्टर्न कंट्रीज से तेल का जो इंपोर्ट करते थे, वो इंपोर्ट छीन लिया गया। अब इन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो ये सो कॉल्ड डेवलप, उस समय डेवलपिंग कंट्रीज थे, ठीक है, जो उस समय डेवलप हो रहे थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि हम एक कॉरपोरेशन बनाएंगे जी, कॉरपोरेशन बनाएंगे, एक हम एसोसिएशन बनाएंगे जो इन इकोनॉमिक मुद्दों पे क्या करेगा? बात करेगा, चर्चा करेगा। ठीक, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अलग अलग कंट्रीज से जो फाइनेंशियल अथॉरिटीज थे, जो फाइनेंशियल हेड है अलग अलग कंट्रीज के, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के, उन्होंने एक ग्रुपिंग फॉर्म की। ठीक है, ये ग्रुपिंग फॉर्म हुई है किस लिए? क्रक्स ध्यान रखिए, ये ग्रुपिंग फॉर्म हुई है इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस वर्ड ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्जाम में बेसिकली कैसे पूछा जाता है कि G7 कंट्रीज का फॉर्मेशन हुआ है क्यों, G20 कंट्रीज का फॉर्मेशन हुआ है क्यों, स्टेटमेंट बना देगा ABCD। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ही G7 कंट्रीज या फिर G20 कंट्रीज का क्या हुआ था? फॉर्मुलेशन हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान है। तो इजराइल का सपोर्ट करने पे वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन कंट्रीज ने फाइनेंस मिनिस्टर्स की एक काउंसिल बनाई। स्टार्टिंग में कौन कौन से कंट्रीज थे? 1973 में ये कुछ कंट्रीज थे। यूनाइटेड स्टेट था, कनाडा नहीं था, यूनाइटेड किंगडम था, फ्रांस था और वेस्टर्न जर्मनी था। ठीक है, एक यूनाइटेड स्टेट था, ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट था, यूनाइटेड किंगडम था, जर्मनी था, फ्रांस था, ये 4 कंट्रीज थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1 साल बाद इटली और जापान ने भी इसको ज्वाइन कर दिया। इस फाइनेंशियल जो ग्रुपिंग हुई है, इसको ज्वाइन कर दिया। अब आप करेक्ट समझ पा रहे हैं कि अभी स्टार्टिंग में कंट्रीज थी G4 में कौन था? यूएस था हमारे पास, यूके था हमारे पास, फ्रांस था हमारे पास और वेस्टर्न जर्मनी था हमारे पास। ये 4 कंट्रीज थे। ठीक है, ये 4 कंट्रीज थे हमारे पास। उसके बाद 17 नवंबर 1975 को इन 4 कंट्रीज की पहली मीटिंग हुई। इन्होंने अपने आप को जनरली G4 कंट्रीज डिक्लेयर कर दिया था अनऑफिशियल मीटिंग में। ऑफिशियली अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ था, अभी अनऑफिशियल मीटिंग हुई थी और इन्होंने अपने आप को क्या? G4 प्रूफ कर दिया था। ठीक, G4 डिक्लेयर कर दिया था बेसिकली। अब उसके बाद क्या हुआ? ये मीटिंग सबसे पहले की गई, लेकिन ऑफिशियली इन्होंने जब डिसाइड किया तो इन्होंने G4 कंट्री नहीं, अपने आप को G6 कंट्री के नाम से इनिशियली इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, 1976 में कनाडा इनके साथ जुड़ा। ठीक है, आपको मैंने बताया 19 क्लियर रखिए अपने माइंड में, अपने माइंड में क्लियर रखिए, 1973 में 4 कंट्रीज जुड़े। उसके बाद 1975 में 2 कंट्री और जुड़ गए, जो कि थे जापान और इटली। ठीक है, और 1976 में इन्होंने कनाडा जोड़ दिया।
तो टोटल कंट्री कितने हो गए? G7 कंट्रीज हो गए। ठीक है, G7 कंट्रीज हो गए। तो यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से G7 कंट्रीज का फॉर्मुलेशन हुआ, जो कि हम मानते हैं कि उस समय के डेवलपिंग कंट्रीज थे और आज के टाइम के क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ठीक, ये जो कंट्रीज थे इनकी पॉलिटिकल थॉट्स, फाइनेंशियल कंडीशंस आपस में बहुत मैच करती थी उस टाइम पे। ठीक है, यही रीजन था कि ये लोग एक ग्रुपिंग को बना पाए, ये लोग एक ग्रुपिंग में फॉर्म हो पाए। ठीक है, बाद में क्या हुआ? सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग 1998 में रशिया ने भी इस ग्रुपिंग को ज्वाइन किया और ये ग्रुपिंग G8 हो गई थी। लेकिन रशिया ने क्या किया? बाद में क्रीमिया पे हमला किया। क्रीमिया का जो उसने जबरन हड़पा, ठीक है, जो आइलैंड हड़पा, उसकी वजह से क्या हुआ? इन कंट्रीज ने सर्कमस्टांसेस देखे, सोचा कि यहां से बात बिगड़ सकती है। इन्होंने क्या कर दिया? रशिया को हटा दिया। 2014 में इन्होंने यहां से रशिया को हटा दिया। फाइनली 2014 में रशिया के हट जाने के बाद जो G8 कंट्रीज बने थे वो लास्ट में G7 कंट्रीज बन गए। ठीक, तो जैसे कि हमने बात की कि जो G6 कंट्रीज थे उनकी पहली मीटिंग हुई थी 15 से 17 नवंबर 1975 में, और मैंने आप लोगों को बताया 1976 में इसमें कनाडा ऐड हुआ। ठीक, और लास्ट में G7 कंट्रीज बन गए। ठीक, तो अब यहाँ पे बात खत्म नहीं। इसके बाद एंट्री हुई 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की। ये था क्या आखिरकार? बेसिकली इसकी शुरुआत हुई थाईलैंड से। फॉर एग्जाम्पल, थाईलैंड ने क्या किया? अपनी जो करेंसी है उसको उसका डिवेल्यूएशन करने लग गया, वो अवमूल्यन करने लग गया। इसका अर्थ क्या होता है? वो अपनी करेंसी की वैल्यू किसी अन्य करेंसी के सापेक्ष बहुत घटाने लग गया। इसके पीछे रीजन ये था कि बाहर से जो एक्सटर्नल निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, वो उनके कंट्री में आए। लेकिन क्या हुआ? वो डिवेल्यूशन करता गया, लेकिन बाहर से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुई ही नहीं, उनको इन्वेस्टमेंट मिली नहीं। और एक टाइम पे ऐसा दौर आ गया कि यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए, यहाँ की जो इकोनॉमी है वो डामाडोल हो गई बेसिकली। और इन्होंने देखा कि अगर यहाँ की इकोनॉमी डामाडोल हुई तो मलेशिया, फिलीपींस, साउथ कोरिया, इनकी इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ा, क्योंकि ये कंट्रीज आपस में यहाँ की इकोनॉमी को रिलेट करती थी, किसी ना किसी चीज पे डिपेंड करती है। आज भी आप देखोगे कि बहुत सारे कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमी एक दूसरे पे डिपेंड करती है। आप रशिया यूक्रेन देखो, कब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, वॉर चल रही है। तो इसकी वजह से काफी सारे कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी पे फर्क पड़ा है। तो एक ये रीजन है कि आपस में जो कंट्रीज हैं इनकी इकोनॉमी आपस में को रिलेट करती है। तो थाईलैंड की जो इकोनॉमी कोलैप्स की, उसकी वजह से इन आसपास के जो कंट्रीज हैं, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, साउथ कोरिया, इनकी इकोनॉमी पे भी क्या बुरा असर पड़ा। क्या असर पड़ा? क्या असर पड़ा होगा कि यहाँ की अगर करेंसी डिवेल्यूएट हुई, ठीक, यहाँ की करेंसी अगर यहाँ पे डिपेंड करती है तो इसकी तुलना में इस पे भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ा होगा। और अगर इसकी करेंसी पर भी फर्क पड़ेगा तो इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे भी दिक्कत होगी, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में इन कंट्रीज में भी दिक्कत होगी। अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में दिक्कत हुई तो इन कंट्रीज की इकोनॉमी पर भी फर्क पड़ेगा। और यही हुआ, यही था 1979 का एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस। इसके साथ साथ 1998 में रशिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस हुई। ठीक, और यहाँ पे जो बात मैंने आप लोगों को समझाई कि एक कंट्री की इकोनॉमी दूसरे कंट्री पे डिपेंड करती है, तो जो G7 कंट्रीज हैं उन्होंने ये सोचा, उन्होंने ये देखा कि यार एक जगह दिक्कत हो रही है, एक जगह की इकोनॉमी में दिक्कत हो रही है, तो इसका जो भुगतान है सबको करना पड़ रहा है, सबको फाइनेंशियली दिक्कत हो रही है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनका एक ग्रुपिंग बनाई जाए, उनको एक साथ लाते हैं, उनके जो इकोनॉमिक लीडर्स हैं उनसे बैठ के चर्चा करते हैं कि क्या पॉलिसी फॉर्मुलेशन किया जाए, क्या पॉलिसी फॉर्मेशन किया जाए जिसकी वजह से ये दिक्कत हमको आगे फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट G7 कंट्रीज के दिमाग में चल रहा था।
और इसी कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ 26 सितंबर 1999 को, और ऑफिशियली G7 की मीटिंग में G20 कंट्रीज, जो ग्रुपिंग है 20 कंट्रीज की, इनका अनाउंस हुआ। अभी कंट्रीज अनाउंस नहीं हुए, अभी G20 एक हम ऐसा समूह बनाएंगे जो फाइनेंशियल क्राइसिस पे काम करेगा, जो इकोनॉमिक क्राइसिस पे काम करेगा, ऐसी पॉलिसीज बनाएगा, ऐसी पॉलिसीज फॉर्मेशन करेगा जिससे कि आगे कभी इकोनॉमिक क्राइसिस की दिक्कत ना हो, और अगर हो भी तो सॉल्व की जाए एज सून एज पॉसिबल, जितने जल्दी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे G7 कंट्रीज से G20 कंट्रीज की नींव रखी गई। ये हम हिस्ट्री समझ रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ रहे हैं, धीरे धीरे हमारा बैकग्राउंड बिल्ड हो रहा है, क्रक्स बिल्ड हो रहा है। इसी के साथ हमें करंट अफेयर्स आज के समझ आएंगे। ठीक है, तो ये G7 कंट्रीज कैसे बने ये हम समझ चुके हैं, उनके बेसिस पे G20 कंट्रीज कैसे फॉर्मुलेट हो रहे हैं वो हम देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये कंट्रीज बनना है, ये डिक्लेयर हो गया, एक बेसिक स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया है कि क्या बनना है, कैसे बनना है। इनके लिए कुछ हमने एक ध्यान रखी बात में कि इमर्जिंग इकोनॉमी, मतलब जो उस समय करंटली डेवलपिंग फेज में जो कंट्रीज हैं उनको इमर्जिंग इकोनॉमी कहा गया। जो इकोनॉमीज ग्रोथ कर रही हैं उनको इमर्जिंग इकोनॉमीज कहा गया, उनकी ग्रुपिंग बनाने के लिए कहा, और क्राइटेरिया फिक्स किया। पहला मैंने आप लोगों को बता दिया कि डेवलपिंग कंट्रीज मतलब इमर्जिंग इकोनॉमीज, ठीक। और दूसरा क्राइटेरिया था कि जो G7 कंट्रीज होंगे वो G20 कंट्रीज के ऑटोमेटिकली क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके साथ साथ क्या हुआ कि जैसे ही ये क्राइटेरिया डिसाइड हुआ, उसके बाद G20 कंट्रीज में कौन कौन आए, 19 कंट्रीज आए, और प्लस एक यूरोपियन यूनियन शामिल हुआ। ठीक है, टोटल G20 कंट्रीज में एक 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन को मिला के G20 जो ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग ऑफ 20 कंट्रीज, वो फॉर्मुलेट हुआ, वो बना। क्योंकि इस G20 ग्रुपिंग को सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था, केवल फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस के मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था। तो ये जो मीटिंग होती थी G20 की, इनिशियली उसमें क्या करते थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे अलग अलग कंट्रीज के, मेंबर कंट्रीज के, वो, और जो सेंट्रल बैंक होते हैं अलग अलग कंट्रीज में, उनके जो गवर्नर होते थे, केवल वही इस मीटिंग को क्या करते थे, अटेंड करते थे। लेकिन फिर एंट्री ली 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने। ठीक है, और इस फाइनेंशियल क्राइसिस ने सारे कंट्रीज को एक बात समझ दिला दी, एक बात क्लियर कर दी कि आप इस मीटिंग को हल्के में नहीं ले सकते, आप लोगों को इस मीटिंग को थोड़ा और सीरियसली लेना पड़ेगा। और कैसे सीरियसली लेना पड़ेगा, आप सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग करा के नहीं छोड़ सकते, आप सिर्फ गवर्नर्स की मीटिंग करा के नहीं छोड़ सकते। आपके जो कंट्री है उसकी जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, जैसे कि पीएम, जैसे कि प्रेसिडेंट, उन लोगों को इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और आपके जो कंट्रीज हैं उसमें जो दिक्कत चल रही है इकोनॉमिकली, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में जो दिक्कत चल रही है, उसको इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करना पड़ेगा, और यहां से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम्स के हल निकालने पड़ेंगे। तो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने G20 कंट्रीज को, G20 के मेंबर कंट्रीज को ये सीख दे दी। ठीक है, तो ये डिसाइड हुआ कि जो अब 2008 में क्या हुआ, 2008 में जो जरूरत लगी हमें कि बड़े बड़ी अथॉरिटीज इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और डिसाइड क्या हुआ कि सारे जो ये मेंबर कंट्रीज हैं ये क्या करेंगे, ये जो ट्रेड बैरियर है आपस में एक दूसरे के लिए, उनको एकदम कम कर लेंगे, और जो मनी स्पेंड होगा उसको क्या कर देंगे, आपस में बढ़ा देंगे, जिससे क्या हो, एक दूसरे में व्यापार करने में क्या हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम इनको फेस ना करनी पड़े। ठीक है, ये निकला। ये जो कंट्रीज हैं ये आपस में प्रेसिडेंसी होल्ड करते हैं। ठीक है, और ये स्मूथली, ये जो सिस्टम चल रहा है बड़ा स्मूथली चल रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है, इस सिस्टम को कहते हैं क्या, ट्रोइका सिस्टम। क्या होता है इसमें बेसिकली, देखिए, एक ट्राइंगल बना दीजिए। ठीक है, यहां पे एक कंट्री है, यहां पे एक कंट्री है, और यहां पे एक कंट्री है। ये कौन सा कंट्री है,
प्रीवियसली जिस कंट्री के पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, ये है करंट कंट्री जिसके पास G20 की प्रेसिडेंटशिप अभी है, और ये कंट्री है अपकमिंग नेक्स्ट कंट्री जिसके पास G20 की प्रेसिडेंटशिप जाने वाली है। ठीक है, तो ये तीनों कंट्रीज क्या करते हैं, मिल के काम करते हैं। जैसे कोई इकोनॉमिक फोरम हो गया या फिर कोई बेसिक पॉलिसीज हो गई, इनसे रिलेटेड कोई भी काम होगा, ये तीनों कंट्रीज आपस में डिस्कस करते हैं। ये तीनों कंट्रीज के जो फाइनेंशियल किसी भी टॉपिक पे हो गया, जैसे कल्चरल टॉपिक पे हो गया, फाइनेंशियल टॉपिक पे हो गया, तो अलग अलग अथॉरिटी इस पे मीटिंग करती हैं और क्या करती हैं, रिजल्ट फाइंड आउट करती हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या करता है, ये सिस्टम चलता है, और यही रीजन है कि ये जो सिस्टम बहुत अभी तक बड़े स्मूथली चल रहा है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बना था और सभी की हालत उस टाइम पे खस्ता थी, इसीलिए सबने क्या कर दिया, हाँ में हाँ भर दी कि ठीक है हम एक ग्रुपिंग बनाते हैं। और उस ग्रुपिंग बनाना बहुत इजी होता है, हम सब लोग भी ग्रुप बना लेते हैं, लेकिन ग्रुप चलाना और मेंबर्स का टिके रहना बहुत मुश्किल होता है। तो G20 जो प्लेटफॉर्म है उसने सभी को इक्वली राइट्स, इक्वली प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं। अगर चाहते तो प्रेसिडेंटशिप सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज रख लेते, या फिर सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज चल देते, बोलते कि हम धौस जमाएंगे, हम रखेंगे प्रेसिडेंटशिप, जो होगा हमारे कंट्री में होगा। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंटशिप क्या करते हैं, ये रोटेट करते हैं। ठीक है, और ये रोटेशन क्या दिखाता है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको इस प्लेटफॉर्म पे इक्वली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, ये हमारे इस टॉपिक का क्या है, क्रक्स है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंटशिप जैसे मैंने बात की कि कंटिन्यूअसली क्या होती है, ईयर बाय ईयर रोटेट होती है। मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहली मीटिंग कहाँ हुई थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुई थी, वाशिंगटन डीसी में हुई थी। ठीक है, दूसरी मीटिंग कहाँ हुई, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, तीसरी फिर यूएसए में हुई थी। रीजन ये था क्योंकि 1997 में इकोनॉमिक क्राइसिस की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यूनाइटेड स्टेट से हुई थी। तो एक ये रीजन है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो 2 बार G20 की प्रेसिडेंटशिप कर चुका है, तो उसका आंसर सीधे सीधे यूनाइटेड स्टेट है और कोई कंट्री नहीं है। तो फिर तीसरी मीटिंग यूएसए में हुई, चौथी कनाडा में हुई, पांचवी साउथ कोरिया में हुई, छठवीं फ्रांस में हुई, सातवीं मैक्सिको में हुई, आठवीं रशिया में हुई, नौवीं ऑस्ट्रेलिया में हुई, 10वीं टर्की में हुई, तुर्की में। ठीक है, 11वीं हुई चाइना में, 12वीं जर्मनी में हुई, 13वीं अर्जेंटीना में हुई, 14वीं जापान में हुई, 15वीं सऊदी अरेबिया में, 16वीं इटली में, 7वीं इंडोनेशिया में हुई, और 18वीं भी किस में, इंडिया में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया की जो मीटिंग है वो 18वीं है। ठीक, और इंडिया के पास, जैसे मैंने आप लोगों को ये ट्रायो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आप लोगों को क्या बताया, ट्रॉय का सिस्टम। तो किसके पास थी इंडिया से पहले, इंडोनेशिया से आई, किसमें, इंडिया के पास आई, और इंडिया से जाएगी किसके पास, 19वीं ब्राजील के पास जाएगी। ठीक, तो अभी तक इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, ट्रायो का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे। ठीक है, G20 के रिगार्डिंग। ठीक, तो ये है कुछ मीटिंग्स जो अलग अलग जगह हुई है। आप लोगों को पता है इंडिया में 18वीं मीटिंग हुई जो 9 से 18 सितंबर के बीच रिसेंटली हुई है, और कहाँ हुई है, भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है, ये हमारा वेन्यू था, भारत मंडपम। ठीक, तो हमने इस बार G20 की प्रेसिडेंटशिप ली, और हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे क्या कर सके, लीड कर सके। इंडिया ने कौन कौन से पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, कौन कौन से पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आगे बात अपनी कन्वे करने की कोशिश की है, हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट है, क्या सिर्फ ये जो कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, यही सिर्फ इस मीटिंग में शामिल होते हैं, इस समिट में शामिल होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जो गेस्ट कंट्रीज होते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्पेन है, स्पेन हमेशा गेस्ट बना रहता है। हर किसी भी कंट्री में G20 की समिट हो, स्पेन परमानेंट गेस्ट है। और साथ ही साथ जो कोई होस्ट कंट्री होता है, जैसे अभी इंडिया है, वो क्या करता है, वो न्योता भेजता है, वो इनवाइट करता है कंट्रीज को।
हमने टोटल 9 कंट्रीज को क्या किया है, इनवाइट किया है। कौन कौन से हैं वो कंट्रीज, याद रखना। आप लोगों को मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस दे सकता है, या फिर सीक्वेंस में लगाने के लिए दे सकता है, या फिर ऐसे क्वेश्चन बना देगा कि इनमें से कौन सा कंट्री G20 की समिट में नहीं था। ठीक है, तो आप लोगों को ये कंट्रीज ध्यान में रखने हैं। बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई, ये हमारे क्या थे, गेस्ट थे। ठीक है, इस बार की जो सबमिट हुई 9-10 तारीख को, उसमें ये कंट्रीज क्या थे, ये 9 कंट्रीज क्या थे, गेस्ट थे। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ सिर्फ यही कंट्रीज गेस्ट होते हैं, नहीं, कुछ बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज भी इसमें गेस्ट होती हैं। जैसे हमारी इस बार कौन कौन सी गेस्ट थी, अफ्रीकन यूनियन था। ये तो, इसको तो आप स्टार मार्क कर दीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। अफ्रीकन यूनियन ये हमारा गेस्ट था। आशियन कंट्रीज ये हमारे गेस्ट थे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जिसको हम कहते हैं, ये हमारा गेस्ट था। यूनाइटेड नेशन ये हमारा गेस्ट था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ये हमारा गेस्ट था। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ये हमारा क्या था, इस साल का गेस्ट था। तो 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन ये मेंबर्स हैं। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को 9 कंट्रीज जो हमने गेस्ट इनवाइट किए थे उनका नाम बताया, और साथ ही में 1 2 3 4 5 6, ये 6 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्या थी, इस साल गेस्ट थी। जैसा कि हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं, ये G20 की ग्रुपिंग हुई थी। ये इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए, फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए बनी थी। लेकिन आज की डेट में करंटली आप देख रहे हैं कि ये जो G20 ग्रुपिंग है, ये अलग अलग टॉपिक्स भी उठाने लग गई। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो टॉपिक्स हैं, इन पे जनरली इस टॉपिक में क्या हो रही है, मीटिंग्स में बात हो रही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डेप्थ टॉपिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारी कंट्रीज के लिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी परेशानी है। इसीलिए ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे ये अलग अलग टॉपिक्स भी क्या किए जा रहे हैं, डिस्कस किए जा रहे हैं। बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यहाँ पे, दिक्कत ये है कि आप इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस, जब किसी पे मुसीबत आती है, जब किसी पे मुसीबत आती है, तब तो हर कोई हाथ जोड़ देता है कि हाँ भाई हाँ ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अगर अलग टॉपिक पे बात की जाए, तो हर किसी देश की अपनी फॉरेन पॉलिसीज हैं, अपने अलग अलग एजेंडा है, अलग अलग काम है जो अलग अलग कंट्रीज को करने हैं। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कोई तैयार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं, डेवलप्ड कंट्रीज है हमारे पास और डेवलपिंग कंट्रीज है। कार्बन गैस इमिशन, आप सभी लोग जानते हैं कि आज की डेट में भी कार्बन गैस इमिशन पे बहुत प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है, कोल पे प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है, क्लीन एनर्जी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक मीटिंग में डेवलप्ड कंट्रीज ने कहा कि अब कार्बन इमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज क्या कर रही हैं, कार्बन इमिशन कर रही हैं, क्योंकि वो डेवलपिंग फेज में है, इसलिए वो क्या कर रही हैं, कार्बन इमिशन कर रही है, रिसोर्सेज का यूज कर रही है। तो डेवलपिंग कंट्रीज को क्या करना है, अपने कार्बन इमिशन को कंट्रोल करना है। ठीक, तो इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज ने बाउंस बैक किया और डेवलप्ड कंट्रीज को ये जवाब दिया कि देखिए, आप लोग एक टाइम पे डेवलपिंग कंट्रीज थे, आप लोगों ने भी उस टाइम पे फैक्ट्रीज लगाई, कार्बन इमिशन किया, अलग अलग तरीके से क्या किया, रिसोर्सेज का यूज किया, तो उस टाइम भी तो कार्बन इमिशन हुआ। तो आप इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर नहीं डाल सकते। आप लोगों को भी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होंगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में चल रहा है। एक तरफ डेवलप्ड कंट्रीज बोल रहे हैं कि हमने जो कुछ करना था हमने कर दिया, ठीक, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ा ना कहीं लेते हैं, लेकिन आप लोग क्या करो, आप लोग कार्बन गैस इमिशन मत करो, रिसोर्सेज इतने यूज मत करो, ठीक है, कोल का यूज मत करो। तो अगर डेवलपिंग कंट्रीज इन सब चीज का यूज करना छोड़ दें, तो उन लोगों की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। ठीक, और उन लोगों को कार्बन इमिशन
करना छोड़ना बहुत भारी पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज ने ये कहा कि हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम भी एक लिमिट तक ही इसको कम कर सकते हैं। हम एकदम जीरो नहीं कर सकते। हम भी एक टारगेट लेंगे जहां पे हम नेट जीरो इमिशन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो भारत ने 2070 तक नेट जीरो इमिशन का क्या लिया है, टारगेट लिया है, एकदम कार्बन फ्री। हम क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे 2070 तक, भारत ने ये टारगेट लिया है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में G20 में ही अलग अलग टॉपिक्स पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट भी है। यही कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों ने देखी होगी, चाइना के जो शी जिनपिंग साहब है, वो लोग G20 प्रेसिडेंट जो G20 की मीटिंग थी उसमें शामिल नहीं हुए। ठीक है, रशिया के जो पुतिन साहब हैं वो भी नहीं हुए, लेकिन उसके पीछे रीजन तो रशिया यूक्रेन वॉर है, उनके खिलाफ वारंट निकला हुआ है, तो वो इसलिए नहीं शामिल हो पाए। लेकिन चाइना, एक कश्मीर में एक मीटिंग हुई थी, रिसेंटली हुई थी, G20 की मीटिंग हुई हमारे यहाँ, तो उसमें भी चाइना ने क्या किया, उसका बॉयकॉट किया। ठीक, तो अलग अलग टॉपिक्स पे अगर G20 बात करता है तो 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन, उनका एक सहमत हो पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, भले ही कंट्रीज अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सब लोगों में क्या है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। साथ ही साथ इंडिया ने क्या पहल की, इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर रखते हुए इंडिया ने अपनी प्रेजेंस को प्रूफ करने के लिए कुछ ऐसे टॉपिक लिए, यही टॉपिक लिए, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन डेवलपमेंट, ऐसे टॉपिक लिए जिससे इंडिया इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे क्या कर सके, थोड़ा अपनी धाक जमा सके, ये दिखा सके कि हम भी कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इंडिया ने इस G20 की थीम क्या दी, इंडिया ने G20 की थीम दी है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये टैग लाइन दी है, ये थीम लाइन दी है इंडिया ने। ठीक है, और इसी थीम लाइन को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने क्या किया है, ये पूरा समिट क्या किया है, कंडक्ट किया है। ठीक, साथ ही साथ जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इंडिया ने किस चीज की तरफ भारत अग्रसर हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट गोल, साथ ही साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, और लास्ट में वुमेन लेड डेवलपमेंट, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हर जगह इंप्रूव करना, बढ़ाना, इसके प्रति क्या क्या है, इंडिया ने इस प्लेटफॉर्म पे ये बात रखी है कि हर जगह वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, ग्रीन डेवलपमेंट होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमने फिक्स किए हैं उनको अचीव करना है, और साथ साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको हमें क्या करना है, इसका हमें डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ गोल्स हैं जो इंडिया ने क्या किए हैं, इंडिया ने ध्यान में रखा और इस प्लेटफॉर्म पे क्या किया है, कंडक्ट किया है। ठीक, साथ ही साथ आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सिर्फ 3-4 दिन तो ये मीटिंग चली, 9 से और 10 तक, ठीक, या ज्यादा से ज्यादा 11 तक ये मीटिंग चली, लेकिन इतने सारे टॉपिक्स पे बात हुई कब, कैसे हुई? तो इसका आंसर ये है कि सिर्फ जो हमें बड़े बड़े लीडर्स बड़ी कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हुए दिखते हैं, बड़ी मीटिंग अटेंड करते हुए दिखते हैं, वही केवल एक मीटिंग नहीं होती। G20 की मीटिंग्स अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग जगह होती है और अलग अलग टाइम पे होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग देखोगे, अगर आप लोग लिस्ट चेक करोगे तो जैसे टूरिज्म मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी 21-22 जून को हुई थी। ठीक है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मीटिंग हुई थी वो 17 जून को हुई थी। अलग अलग देश के एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिनिस्ट्री के लोग, एक्सपर्ट लोग आए थे और उन्होंने मीटिंग की। अलग अलग टॉपिक इसीलिए डिस्कस हो पाते हैं, और बेसिकली टॉपिक उसी से रिलेटेड होते हैं जो इकोनॉमी के इर्द गिर्द, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमी, इसके इर्द गिर्द घूमती है ये पूरी मीटिंग। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की मीटिंग मैंने आप लोगों को बताया 17 जून को हो गई थी, और कल्चरल मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई 26 अगस्त को वाराणसी में। ठीक है, 26 अगस्त को हुई थी
वाराणसी में। ठीक, तो ये मीटिंग अलग अलग दिन पे अलग अलग जगह पे कंडक्ट हुई। इसीलिए 3 दिन में इतने टॉपिक्स डिस्कस करना, क्योंकि इकोनॉमी में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनको एक ही दिन डिस्कस कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अलग अलग दिन पे अलग अलग पूरी चार्ट शीट आती है, जिसमें दिन फिक्स होता है, जिसमें जगह फिक्स होती है, जिसमें डिपार्टमेंट फिक्स होता है, और अलग अलग कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज, गेस्ट कंट्रीज को क्या करना होता है, उसमें उस डिपार्टमेंट के हेड्स को भेजना होता है और पार्टिसिपेट करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्रक्स था हमारे पास। इसके अलावा कुछ इंगेजमेंट ग्रुप्स है हमारे पास। ठीक, कुछ इंगेजमेंट ग्रुप्स है, वो बने हुए हैं। उनका क्या काम है, देखिए आप, इंगेजमेंट ग्रुप जैसे B20 बना हुआ है, बिजनेस पर्पज के लिए B20 ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, जैसे बिजनेस पर्पज के लिए कोई भी डील होगी, ठीक, कोई भी हमें नई पॉलिसी मेकिंग करनी होगी, कुछ भी नया डिस्कस करना होगा, तो B20 बिजनेस ग्रुप बना हुआ है। साथ ही साथ अगर हमें सिविल सोसाइटी से रिलेटेड कुछ डिसाइड करना होगा, तो अलग अलग कंट्रीज के जो हेड होंगे इस डिपार्टमेंट के, वो लोग इस ग्रुप के पार्ट होंगे, और वो लोग इस ग्रुप के तहत क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे। ठीक है, वो मीन्स आपने जनरली दूध के पैकेट पे देखा होगा G20 और W20 लिखा हुआ है। ठीक है, वुमन से रिलेटेड, ठीक, वुमन से रिलेटेड जो ग्रुपिंग बनाई गई है वो क्या है, W20। Y20 जहां पर यूथ से रिलेटेड चीजें डिस्कस होती हैं, वह उसको नाम दिया गया है Y20। और T20, ये क्रिकेट वाला T20 नहीं है, T20 जहां पे थिंक टैंक, बड़े बड़े जो मास्टरमाइंड्स है, थिंक टैंक जहां पे मीटिंग करते हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड मीटिंग करते हैं, उसको T20 इस ग्रुप में क्या किया गया है, ऐड किया गया है, इस एंगेजमेंट ग्रुप का क्या किया गया है, पार्ट बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉपर सिनेरियो क्या होता है, कंडक्ट होता है। अलग अलग ग्रुपिंग्स है, अलग अलग कैटेगराइज किया गया है चीजों को एकदम फाइन वे में, ताकि घिचपिच ना हो। ठीक है, ताकि आपको एक ही दिन बर्डन ना हो। आप लोगों के पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, आप लोगों ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हेड बनाए हैं, ताकि आप क्या कर सकें, इस मीटिंग में भाग ले सकें। अपने पास क्या दिक्कत है, आपके पास क्या क्राइसिस चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपके पास क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसको आप इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर सकें, उसको आप इस प्लेटफॉर्म पे रख सकें। अगर आपके पास कुछ प्लस पॉइंट है तो आप बाकी सबको बता सकें, ताकि उस प्लस पॉइंट का फायदा सभी लोग उठा सकें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, उसको आप इस प्लेटफॉर्म में डिस्कस कर सकें, ताकि ताकि जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ग्लोबली निकले। ठीक है, लगभग सारे वेस्ट टू ईस्ट सारे कंट्रीज इसमें है, तो ग्लोबली एक तरीके से आपका सोल्यूशन निकले, ताकि आप लोग अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने कंट्री में करते हैं, तो वो आपके लिए क्या हो, फायदेमंद हो। ठीक है, ये पार्ट है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो ये मीटिंग्स हुई है वो इंडिया में हुई है। आप लोगों को पता है कि इंडिया अभी प्रेसिडेंसी हैंडल कर रहा था, और अब इंडिया ने ये प्रेसिडेंसी ब्राजील को हैंड ओवर कर दी है। ठीक है, जो फाइनल मीटिंग हुई उसमें ये प्रेसिडेंसी ब्राजील को हैंड ओवर हो चुकी है। और इसमें ये जो G20 हम पढ़ रहे हैं ना, इसका नाम G20 से G21 हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, G21 क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन, मैंने आप लोगों को कहा था कि अफ्रीकन यूनियन पे स्टार कर दीजिए। ठीक है, जो अफ्रीकन यूनियन है, ये प्रॉपर अफ्रीकन यूनियन है, ये G20 का हिस्सा बन गया है, और इसने ऑफिशियल मेंबरशिप ले ली। और साथ ही साथ ये G20 अब G21 हो गया है। अब कितने कंट्रीज हो गए, क्या क्या कंट्रीज हो गए, 19 कंट्रीज प्लस प्रॉपर यूरोपियन यूनियन, और साथ साथ अफ्रीकन यूनियन, ये मिलके G21 ग्रुपिंग्स बनाते हैं। ठीक है, ये टोटल हो चुका है। इसका इंडिया को क्या फायदा होगा, पिछली बार अफ्रीकन यूनियन ने जब इंडोनेशिया बाली समिट हुआ था, वहां पे भी ये बात आई थी अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने की, लेकिन कोई ऐसा टॉपिक था जिसपे सबका कंसेंट नहीं बन पाया था। ठीक है, सब लोग एक मत नहीं हो पाए थे। इंडिया के लिए ये सबसे प्राउड की बात है कि अफ्रीकन यूनियन शामिल कब हुआ G20 में, G21 में, जब प्रेसिडेंटशिप हमारे पास थी। हम मीडियम बने अफ्रीकन यूनियन को क्या, G20 में शामिल करने के लिए। आप जनरली अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे, तो इंडिया जनरली क्या करता है, अफ्रीका की बहुत साइड लेता है।
क्यों? क्योंकि चाइना अफ्रीका में मार्केट खोजता रहता है। ठीक, इंडिया को काउंटर करने के लिए अफ्रीका में मार्केट खोजता है। अगर अफ्रीका में चाइना को मार्केट मिल गया, चाइना अगर मार्केट अफ्रीका को बना देता है, तो इंडिया को इससे क्या है, ग्लोबली नुकसान है। तो इसलिए इंडिया क्या करता है, अफ्रीकन यूनियन के प्रति अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाए रखता है। और सबसे अच्छी बात है कि इस ग्रुपिंग में शामिल होने का रीजन इंडिया बना, मैत्री कराने का, हाथ मिलवाने का जो रीजन बना वो इंडिया बना। और फाइनली अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल हुआ, और जिससे G20 G21 में क्या हो गया, अब कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, G21 में शिफ्ट हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक, आई होप आपको G20 से रिलेटेड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, करेंटली क्या चल रहा है, एक क्रक्स आप लोगों को मिल गया होगा। काफी डिटेल आप लोगों को मिल गई होगी, जिससे आप लोगों की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी इस टॉपिक से रिलेटेड। आई होप आपको कमांडेंट डिफेंस एकेडमी देहरादून की ये पहल पसंद आई होगी, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, मैंने आपको इनिशियली भी कहा था, स्टार्टिंग में भी कहा था, आपको अगर कोई भी क्वेरी है, आप सभी लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, त्रिपाठी अंशुल _ पे। आप सभी लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं, त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे। आप सभी लोग मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। और इस सेशन की जो पीडीएफ होती है, पीपीटी, मैं टेलीग्राम चैनल अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ पे अपलोड कर दूंगा, और आप सभी लोग इसे यहाँ पे ज्वाइन करके डाउनलोड कर दीजिए। और आप लोगों को नोट्स मेकिंग में ये पीडीएफ बहुत काम आएगी, आप लोगों को लिंक कनेक्ट करने में पीडीएफ बहुत काम आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।